वो लेस्बियन नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज स्टेट। स्टेट वर्सेस नेशन। लाइट बंद कर दो जल रही है। किसको? कौन सी? ये वाली? नहीं सर दिखेगा नहीं। रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। स्टेट क्या है, नेशन क्या है? क्या है? स्टेट मतलब गुजरात स्टेट है, नेशन मतलब इंडिया। जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी लैंडमार्क्स जहाँ पर पॉपुलेशन। हाँ तो गुजरात तो स्टेट ही है। इंडिया भी स्टेट। तो व्हाट इज नेशन? तो फिर नेशन क्या है? नेशन जब बहुत सारे स्टेट आते हैं वो नेशन है। नेशन इज फादर, स्टेट्स आर चिल्ड्रन। तो दोनों क्या है? पॉलिटिकल एंटिटी। दोनों क्या है आपकी? पॉलिटिकल एंटिटी एंटिटी है ना, दोनों ही क्या आपकी पॉलिटिकल एंटिटी। लेकिन जो नेशन होता है, नेशन क्या है? फीलिंग है। क्या है? फीलिंग है। फीलिंग है, जज्बात है ना। वो एक्चुअल में चीज है नहीं, कोई फिजिकल चीज नहीं है फीलिंग, नेशन है ना। वो क्या आपकी फीलिंग है। नेशन मतलब क्या है? भावना है आपकी। और जो स्टेट होता है, स्टेट व्हाट इज स्टेट? तो स्टेट क्या फिजिकल है। क्या है? फिजिकल है, जिसके चार कंपोनेंट होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था क्या है स्टेट के चार कंपोनेंट। तो सबसे पहले क्या आता है? गवर्नमेंट आती है उसके अंदर। क्या आती है? गवर्नमेंट आती है। सेकंड क्या आता है उसके अंदर? टेरिटरी आती है। क्या आती है? टेरिटरी। फिर आता है उसके अंदर पॉपुलेशन। क्या आता है? पॉपुलेशन आती है। फिर आपकी सोवरेनिटी आती है। सोवरेनिटी। देन तो स्टेट के अंदर ये चार चीजें आती है। क्या क्या आता है? गवर्नमेंट आती है, टेरिटरी आती है, पॉपुलेशन आता है और सोवरेनिटी आती है। किसका? सोवरेनिटी का समझ समझा? संप्रभुता हो। सॉवरेनिटी मतलब क्या है कि आप आजाद हो, आपके पास क्या है? अनलिमिटेड पावर। क्या है? अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड, अनडिस्प्यूटेड है ना। अनलिमिटेड अनडिस्प्यूटेड लीगल अथॉरिटी। क्या है आपके पास? लीगल अथॉरिटी ओवर वन टेरिटरी। खुद की टेरिटरी में आपके पास क्या है? अनलिमिटेड अनडिस्प्यूटेड लीगल अथॉरिटी। मतलब इंडिया की टेरिटरी जो बाउंड्री है उसके अंदर इंडिया कुछ भी करे, वो इंडिया की जवाबदारी, उनके खुद के डिसीजन। कोई हमको ये नहीं बोल सकता कि आप ये करो वो करो, है ना। उसको क्या बोलते हैं? हम सॉवरेनिटी बोलते हैं। समझ आ गया? इंडिया के इंटरनल अफेयर्स या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई इंडिया को ये नहीं बता सकता। जैसे अभी युद्ध चल रहा था यूक्रेन रशिया के खिलाफ, तो इंडिया का स्टांस क्या था? हमने न्यूट्रल स्टेट रखा था। लेकिन अमेरिका क्या बोल रहा था, या फिर बाकी सारे देश क्या बोल रहे थे कि इंडिया को क्या होना चाहिए? यूक्रेन की तरफ होना चाहिए, है ना। रशिया की तरफ, रशिया की कुछ बोले थे, रशिया की तरफ जाओ, कुछ बोले थे यूक्रेन की तरफ जाओ। लेकिन इंडिया का क्या खुद का स्टांस है? कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन इंडिया अपने हिसाब से अपने स्टांस लेगा, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? सोवरेनिटी, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संप्रभुता। समझ आएगा? तो सोवरेनिटी क्या है? अनलिमिटेड अनडिस्प्यूटेड लीगल अथॉरिटी ओवर वंस टेरिटरी, है ना। खुद की टेरिटरी में हमारे पास क्या? अनलिमिटेड और अनडिस्प्यूटेड पावर, उसका अंदर कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट नहीं है, जैसे मैंने बताया था। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी नहीं है, मतलब सर्वोच्च नहीं है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी जो है हमारे पास। कि कुछ जैसे हमने यूएन का पार्ट, हम यूएन के पार्ट है, तो यूएन के जो रूल्स है उसके हिसाब से भी हमको चलना है, क्योंकि हम यूएन का भी पार्ट है। तो हमारे पास एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी नहीं है, वो कुछ बोलेगा तो हमको वैसे चलना पड़ेगा, है ना। तो वो भी है। तो सॉवरेनिटी तो है इंडिया के पास, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो सर्वोच्च नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं, ये डिस्कशन पे आते हैं कि स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है। तो दोनों क्या आपकी पॉलिटिकल एंटिटी है, लेकिन स्टेट क्या है? वो फिजिकल है, और जो नेशन है वो क्या है? फीलिंग है ना। फीलिंग क्या? कैसी फीलिंग? तो वननेस की फीलिंग, एकता की फीलिंग, या फिर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग। क्या है? कि आप कहीं से बिलोंग करते हो, है ना। जैसे हम सब के अंदर क्या अभी वननेस की फीलिंग और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है कि हम सबको क्या डिफेंस में जाना है ना। तो हमारे अंदर क्या नेशन की भावना है। तो ये क्या फीलिंग हमारे सबके पास, है ना, कि हमारी सबकी फीलिंग, मतलब हमारे जो गोल है वो क्या सिमिलर है। तो उसको हमने क्या बोल सकते हैं? नेशन बोल सकते हैं। लेकिन स्टेट क्या है? तो स्टेट क्या? फिजिकल बाउंड्री जिसकी होती है, जिसकी टेरिटरी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट है, जिसके पास पॉपुलेशन और जिसके पास क्या है? सोवरेनिटी, उसको हम स्टेट बोल सकते हैं। तो इंडिया क्या है? ये सब स्टेट। इंडिया जो फिजिकली आपको दिख रहा है, ये क्या आपको स्टेट दिख रहा है ना, जो मैप के अंदर। लेकिन नेशन क्या है? नेशन हमारे अंदर होती है। नेशन जो फीलिंग है जो किसके अंदर होती है? हमारे अंदर होती है, कि हम सब क्या भारतीय है
है ना। ये किसके अंदर होगी फीलिंग? हमारे अंदर होगी कि नहीं। तो इंडिया जब आजाद नहीं था पहले, है ना, बहुत सालों पहले, है ना, आजादी से बहुत सालों पहले, क्या सबके पास इंडिया एज अ नेशन की फीलिंग थी? क्या जो हम लड़ाई कर रहे थे आजादी के लिए, क्या सब एक नेशन की फीलिंग से लड़ रहे थे? है ना, मराठा थे वो मराठा के लिए लड़ रहे थे, है ना, राजपूत थे वो राजपूत के लिए लड़ रहे थे, है ना, और जो बाकी बंगाल है तो बंगाल खुद के लिए लड़, मद्रास अपने लिए लड़ रहा था, पंजाबी अपने लिए लड़ रहे थे, सब अपने अपने लिए हित के लिए लड़ रहे थे ना। तो उनके हिसाब से उनकी नेशन की फीलिंग अलग थी। उनको पंजाब अलग चाहिए था, उनको राजपूताना अलग चाहिए था, है ना, उनको मराठा अलग चाहिए था, महाराष्ट्र मराठा जो किंगडम था वो अलग चाहिए था। तो उनके अंदर नेशन की फीलिंग क्या थी? मराठा की थी, इंडिया की नहीं थी। समझ में आ रहा है नेशन का मतलब क्या है? तो उनके पास क्या है? नेशन की फीलिंग होनी चाहिए। नेशन की फीलिंग किसी के अंदर कैसे भी हो सकती है ना। तो इसका एग्जांपल क्या है कि कोई भी एक स्टेट है या फिर कोई भी, जैसे कोई भी कंट्री मान लेते हैं, तो क्या कोई भी एक ऐसी कंट्री हो सकती है जिसमें सिर्फ स्टेट हो, नेशन ना हो, या फिर नेशन हो स्टेट ना हो? ऐसी कोई है कंट्री? ऐसी कोई फीलिंग है? जैसे एक एग्जांपल देख लेते कि ऐसा कोई चीज है जिसके अंदर मतलब नेशन है लेकिन स्टेट नहीं उनका, है ना। ऐसा कोई सारे नेशन है जिनके पास स्टेट नहीं है। लेकिन क्या उनका एक है? नहीं है, है ना। ताइवान जो है देश, उसके पास क्या है? उनकी फीलिंग है कि उनको ताइवान अलग से देश चाहिए। लेकिन क्या सब मानते हैं कि ताइवान एक अलग से देश है? नहीं मानते सब, है ना। और एग्जांपल क्या हो सकता है? इंडिया की बात करें, इंडिया में खालिस्तानी जो है उनके पास नेशन की फीलिंग है कि खालिस्तान अलग से चाहिए। लेकिन क्या उनके पास स्टेट है? नहीं, उनके पास सिर्फ नेशन है, उनके पास स्टेट नहीं है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि सिर्फ स्टेट और नेशन की फीलिंग ना हो, कि आपके पास पॉपुलेशन की, टेरिटरी की है, सॉवरेनिटी की और गवर्नमेंट की है, लेकिन अंदर किसी के अंदर भी आपके पास नेशन की फीलिंग नहीं है अंदर देश के अंदर। ऐसा कोई ऐसा हो सकता है कोई देश? एग्जांपल नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास तो है बहुत कुछ, मतलब उनकी तो है, जनता मानती कि उनको नॉर्थ कोरिया एज अ देश की फीलिंग है उनके पास। ऐसा हो सकता था या फिर ऐसा हो चुका है कभी पहले? तो मानती है ना इजराइल को उनको देश चाहिए ना अलग से। तो ढूंढ के लाना कि ऐसा कोई नेशन या फिर स्टेट है जिसके अंदर नेशन की फीलिंग है ना। या फिर ऐसा हो सकता है किसी एक स्टेट के अंदर मल्टीपल नेशन हो, एक ही स्टेट एक है लेकिन मल्टीपल नेशन की भावना है सबके अंदर। जैसे इंडिया है, इंडिया के स्टेट के अंदर बहुत सारे मल्टीपल नेशन आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इंडियन फीलिंग तो है लेकिन हम गुजराती भी अलग मानते हैं, है ना। मराठा अभी जो फिलहाल में चल रहा है, मराठा को अलग से लैंग्वेज की बेसिस पे बढ़ रहा है, तो उनको मतलब है नेशन की अलग से फीलिंग है। फिर हैदराबाद में थी शुरुआत में, फिर जम्मू कश्मीर को है ना। खालिस्तानी जो है पंजाब के अंदर पंजाबियों को है, नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रहते हैं उनको अलग से नेशन, मतलब उनको स्टेट चाहिए, है ना। जो आपका क्या है, क्या बोलते हैं ये नक्सलाइट जो एरिया है, नक्सलाइट जो है उनको भी अलग से क्या चाहिए? स्टेट चाहिए। उनके पास है क्या? फीलिंग है। उनको नक्सलाइट बनाना है, नक्सलाइट अलग देश चाहिए, लेकिन उनके पास नेशन है लेकिन स्टेट नहीं है। तो एक स्टेट के अंदर मल्टीपल नेशन हो सकते हैं, है ना। और एक नेशन के अंदर मल्टीपल स्टेट हो सकते हैं क्या? तो फिर ये बहुत सारे अलग अलग देश है लेकिन उनके पास सेम फीलिंग है। अर्थ है ना, हाँ, अर्थ है ना, अर्थ मान सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मान सकते हैं, है ना। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में क्या है कि दोनों अलग देश है लेकिन उनके जो लोग हैं वो क्या मानते हैं? हम सब कोरियन है ना। या फिर एशिया, ऐसा एशिया कॉन्टिनेंट की बात करूँ तो हम जब वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, है ना, चाहे वो चाइनीज हो, इंडियन हो, है ना, पाकिस्तानी हो, सब जब यूएस या फिर इंग्लैंड में जाते हैं तो वहाँ क्या एशियन वर्ड आ जाता है। तो हम सब क्या हो? एशियन, है ना। तब हमारे अंदर वो फीलिंग आता है कि हाँ हम एशिया से बिलोंग करते हैं, हम एक ही कम्युनिटी के हैं। तो एक नेशन के अंदर मल्टीपल स्टेट भी हो सकते हैं और एक स्टेट के अंदर मल्टीपल नेशन भी हो सकते हैं। तो क्या इंडिया क्या है अभी? इंडिया नेशन है, इंडिया स्टेट है, इंडिया नेशन स्टेट है, इंडिया है क्या अभी? स्टेट भी है, इंडिया स्टेट नेशन नहीं है, नेशन है ना, नेशन है ना। हमारे अंदर नहीं है इंडिया की बात है। दोनों है, नेशन और स्टेट। तो इंडिया का स्टेट है लेकिन हमको नेशन और स्टेट को क्या, हमको इंडिया को क्या सा बनाना है? तो हमको इंडिया को नेशन स्टेट बनाना है। क्या बनाना है? इंडिया को
नेशन स्टेट बना रहा था, ऐसी सिचुएशन बनानी इंडिया को जब कोई भी आदमी जाए बाहर, यूएसए यूके है ना, कोई भी बाहर जाए और किसी इंडियन को देखे तो ये ना बोले कि ये गुजराती है या फिर ये तमिलनाडु साउथ का है, ये केरला से है, वो बोले कि ये इंडिया का आदमी, ये मेरा भाई है ना, वैसी फीलिंग होनी चाहिए। अब तो इंडिया का गोल क्या है कि हमको इंडिया को ऐसा स्टेट, नेशन स्टेट बनाना है ना, कि मान लो कल के जाके कोई साउथ इंडियन आदमी अगर यूएसए में जाता है और गुजराती खाना बनते हुए देखता है तो ये ना बोले कि गुजरात का खाना है मैं नहीं खाऊंगा, ये बोले मेरे देश का खाना है ना, होती है फीलिंग नहीं? ये इसका एक एग्जांपल है, जैसे आप एसएसबी देने जाओगे है ना, एसएसबी देने जब जाते हो ना तो वहाँ पे बहुत सारे अलग आपको जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है, पंजाब के अंदर है ना, काफी अलग अलग जगह पे एसएसबी देने जाना रहता है। वहाँ पे आप किसी को जानते नहीं, आप खुद से जाते हो, लेकिन अगर आपको कोई भी एसएसबी वाला दिख जाता है ना, तो बैग लेके खड़ा होगा आपके साथ, है ना, कि ये मेरा बंदा है, ये भी एसएसबी देने आया, मैं भी एसएसबी देने आया, है ना, तो तब वो मैचिंग आती है ना, वो आपका मैच आ जाता है कि नहीं हम एक ही है ना, तब आप खुल के बात कर सकते हो। रेलवे में आपको कोई जान पहचान का मिल जाता है ना, ऐसे यूपी का कोई बंदा अगर ट्रेन में मिल जाता है तो आ जाती है फीलिंग कि नहीं ये तो मेरा है, बोले कि ये मैं मेरे ये गांव से, तो कौन से गांव से, बन जाता है मैच। तो वो जो यूपी के लिए फीलिंग है वो इंडिया के लिए फीलिंग लानी है, समझ में आ रहा है? तो स्टेट और नेशन में पता चल गया डिफरेंस क्या होता है, स्टेट क्या है और नेशन क्या है। अभी बारी बारी करके हम गवर्नमेंट, टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी ये तो बाद में समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या होता है, टेरिटरी क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है और सॉवरेनिटी तो हमने समझ ली है ना। गवर्नमेंट के अंदर काफी कुछ आता है। गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट क्या हो सकता है आपके हिसाब से गवर्नमेंट क्या है? लीगल एंटिटी। बताओ गवर्नमेंट क्या है? लीगल एंटिटी जिसके पास अथॉरिटी पावर है। हाँ, तो जैसे स्टेट है, स्टेट के पास क्या है? फुल पावर है। स्टेट इज ऑल पावरफुल। स्टेट क्या है? ऑल पावरफुल, सारी शक्ति किसके पास है? स्टेट के पास। लेकिन क्या स्टेट इस पावर को एग्जीक्यूट कर सकता है? क्या ये पावर को यूज कर सकता है? नहीं। तो यूज करने के लिए कुछ चाहिए, वो कौन यूज करेगा उस पावर को? गवर्नमेंट यूज करेगी। लेकिन पावर किसके पास है? स्टेट के पास। स्टेट के पास। सारी पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। लेकिन गवर्नमेंट इस पावर को यूज करके स्टेट को क्या करेगा? मैनेज करेगा, है ना, इसको चलाएगा। इसलिए गवर्नमेंट का यूज होता है। और गवर्नमेंट क्या होती है? तो जैसे मैंने समझाया था, 3 हिस्से होते हैं। लेजिस्लेटर होता है, फिर आपका जुडिशरी होता है और आपका क्या होता है? एग्जीक्यूटिव होता है ना। समझाया था लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है ना। लेजिस्लेचर मतलब कौन? जो कानून बनाता है ना। एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? जो ये कानून लागू करवाएगा। और जुडिशरी कौन? जो ये जो कानून को देखेगा, देखभाल करेगा कानून, है ना, उसको जुडिशरी बोलेंगे। तो 3 चीजें होती है। तो इसमें से गवर्नमेंट कौन? तीनों में से गवर्नमेंट के पार्ट है ना। तो ये हम मान सकते हैं ये तीनों गवर्नमेंट के पास है, पार्ट है ना। तो गवर्नमेंट के अंदर ये तीनों चीजें आएगी। लेजिस्लेचर भी गवर्नमेंट में आएगा, जुडिशरी भी गवर्नमेंट में आएगी और एग्जीक्यूटिव भी गवर्नमेंट में आएगा। लेकिन हम आगे जाके क्या पढ़ेंगे? जो एग्जीक्यूटिव है वो गवर्नमेंट है ना। एग्जीक्यूटिव है वो गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव में भी 2 हिस्से आते हैं। एग्जीक्यूटिव 2 तरह के होते हैं। एक होता है परमानेंट, है ना, और एक होता है आपका मतलब जो परमानेंट नहीं होता, नॉन परमानेंट होता है। एक होता है क्या होता है? नॉन परमानेंट होता है। परमानेंट जैसे आईएएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गया, वो परमानेंट है ना, लेकिन वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते। और एक होता है नॉन परमानेंट, जैसे आपके मंत्री हो गए, वो अभी क्या है? नॉन परमानेंट है। तो वो दोनों एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे गवर्नमेंट ये तीनों तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट हम इस एग्जीक्यूटिव को अकेले भी बोल सकते हैं। और ये एग्जीक्यूटिव किसका पार्ट? सारे मिनिस्टर्स बैठे हैं जो एग्जीक्यूटिव में आते हैं, तो वो है। तो गवर्नमेंट तो आगे जाके हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा गवर्नमेंट क्या है। टेरिटरी क्या होता है? तो इंडिया की टेरिटरी कौन सी है? मतलब क्या क्या आता है टेरिटरी के अंदर? इंडिया के टेरिटरी के अंदर इंडिया एज अ टेरिटरी। टेरिटरी मतलब क्या होता है? इंडिया की टेरिटरी के अंदर क्या क्या आएगा? कितने स्टेट्स हैं हमारे पास? इंडिया की जगह। हाँ, तो कितने स्टेट्स हैं इंडिया के पास? 28 स्टेट। फिर क्या आता है? यूनियन टेरिटरीज आती है। कौन सी कितनी है? 9। 7 ही 9 हो गए। 7 थी 9 हो गए।
बताओ 7 या फिर 9 है। ये एमसीक्यू आ गया मतलब आपका तो गलत ही जाएगा। टोटल 8 यूटी है ना, वहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ लेना कौन सी नीचे साइड में जो लिस्ट है ना उसमें लिखा हुआ है कौन सी है। अंडमान निकोबार, फिर लक्षद्वीप, फिर दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली, फिर आपका चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो टोटल 8 है हमारे पास, है ना। तो आपको सारी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से सिंपल, आपको पता ही नहीं है तो फिर यहाँ से एक क्वेश्चन चला जाएगा। तो कौन सी मैंने गिनवाई? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली, फिर चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। टोटल 8 आपकी क्या है, यूनियन टेरिटरी। डन। इसके अलावा क्या कोई टेरिटरी हो सकती है इंडिया के पास? तो मान लो कि आगे जाके कोई बाहर से टेरिटरी आती है, एलियन टेरिटरी, एलियन, है ना। तो कोई भी एलियन बाहर की कोई टेरिटरी इंडिया एक्वायर करता है तो वो भी टेरिटरी के अंदर आ जाएगा, है ना। जैसे सिक्किम जो है, सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, है ना, वो 1975 में इंडिया का पार्ट। गोवा भी इंडिया का पार्ट नहीं था, है ना। हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, ये इंडिया के पार्ट नहीं थे जब इंडिया आजाद हुआ था, है ना। वो आगे जाके इंडिया में ऐड हुए, एक्वायर हुए, है ना। वो भी किसके अंदर आएंगे? इंडिया की टेरिटरी के अंदर आएंगे। इसके अलावा क्या होता है, तो हमारा जो EEZ होता है, इकोनॉमिक जोन होता है हमारा, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है हमारे पास, है ना, जो वाटर के अंदर, ओशन के अंदर, है ना। वो है 200 नॉटिकल माइल जितना होता है हमारे पास। कितना है? 200 नॉटिकल माइल्स। हमारे पास क्या EEZ है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके अलावा जो आकाश है ना, एयर स्पेस है, वो भी टेरिटरी के अंदर आएगा, है ना। तो कोई भी अगर फ्लाइंग प्लेन किसी और देश का इंडिया की फ्लाइंग स्पेस में आता है तो उसको उड़ा सकते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी है। तो आकाश, जमीन, पानी सब कुछ इंडिया का है, जिसके अंदर टेरिटरी में सब कुछ आ जाएगा। लास्ट में पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में कौन कौन है? तो पॉपुलेशन में आपके सिटीजन्स आ जाते हैं, और कौन आएंगे? नॉन सिटीजन। कौन आ जाएंगे? सिटीजन्स और नॉन सिटीजन। सिटीजन मतलब देश के लोग, है ना, रह तो सभी रहे, है ना। सिटीजन मतलब जो इंडिया के सिटीजन, नॉन सिटीजन मतलब जो इंडिया के सिटीजन नहीं है। जैसे कोई बाहर से आता है इंडिया में पढ़ने के लिए, काम के लिए, घूमने के लिए, तो वो सारे क्या हो गए? नॉन सिटीजन होते हैं, है ना। फिर आपके रेफ्यूजीज आते हैं, है ना। रेफ्यूजीज दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं रेफ्यूजीज? रेफ्यूजी मतलब जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कल को ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उनके जो लोग हैं वो इंडिया में आना चाहे और रेफ्यूज, है ना, उनके देश में अगर वॉर चल रही है तो इंडिया क्या करेगा? उनको रेफ्यूज प्रोवाइड करेगा कि आप इंडिया में आ सकते हो रहने के लिए, है ना। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे बांग्लादेश को हमने रेफ्यूज दिया हुआ है ना, पाकिस्तानियों को काफी रेफ्यूज दिया हुआ है ना, सबको ही रेफ्यूज, म्यांमार वालों को रेफ्यूज दिया हुआ है। तो रेफ्यूजी कौन होता है? जब बाहर की कोई बाउंड्री में जो कंट्री होती है हमारे यहाँ, उनके देश के अंदर ऐसे हालात हो जाते हैं कि उनके जो लोग हैं उनको मदद की जरूरत होती है, तो वो मदद मांगने के लिए जब इंडिया में आएंगे तो इंडिया क्या करेगा? उसको रेफ्यूज प्रोवाइड करेगा, है ना। तो रेफ्यूजी लीगल भी हो सकते हैं और इलीगल भी हो सकते हैं, है ना। कैसे हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं और इलीगल भी हो सकते हैं। लीगल मतलब जिनको इंडिया ने परमिशन दिया है कि आप आ सकते हो, और कुछ होते जो तारों के नीचे से आ जाते हैं, है ना, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो तो नहीं, वो तो अलग हो गया। वो रेफ्यूजी नहीं आता टंकी वाला, वो रेफ्यूजी में नहीं आता, क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई इंडिया सब थोड़ी तक खराब थोड़ी है कि उनको बाहर जाना पड़े, है ना। ये तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है बाहर के देश में कि उनको इंडिया में आना पड़ रहा है, वॉर हो गई या फिर इकोनॉमिक इतनी सिचुएशन खराब हो गई, क्राइसिस आ गया, तब रेफ्यूजी मिलता है ना। जो टंकी में जो बताया गया उसमें क्या कि माइग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? माइग्रेशन होता है ना। वहां पे इलीगल और इलीगल माइग्रेंट मतलब जो पासपोर्ट वीजा से आया हुआ है ना, और इलीगल मतलब जो बिना पासपोर्ट वीजा के आया हुआ है ना। तो माइग्रेंट हो सकते हैं इंडिया के अंदर, रेफ्यूजीज हो सकते हैं, सिटीजन्स हो सकते हैं और नॉन सिटीजन्स भी हो सकते हैं, है ना। ये सब पॉपुलेशन का हिस्सा हमारे इंडिया में जो लोग रह रहे हैं,
क्लास में सॉवरेनिटी को मैंने समझा दिया। तब यहाँ तक समझ में आ गया स्टेट क्या है, नॉन स्टेट क्या है, मतलब स्टेट और नेशन में अलग क्या क्या डिफरेंसेस। लिखना है किसी को? जाने दे, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो बाद में लिखोगे? नहीं लिखोगे, मुझे बता। वीडियो देखी चलाएगी। यूट्यूब पर रिकॉर्ड होगी। सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। कितना हिल पास देखो बोला आगे बढ़े अभी तो प्रियम्बल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो प्रियम्बल में हमने क्या क्या 5 चीजें देख ली थी। सॉवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है और रिपब्लिक क्या होता है। क्या होता है? सर मैं पीडीएफ देख रही थी, वो चलाया कौन सा? नेशन वाला? वो मैंने खुद से चलाया। उसको नहीं पढ़ना पूरे। काफी कुछ चीजें तो मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, मेरे मन में आता है। सो गए वो? बढ़िया। पिछले क्लास में भी एक लड़का था जो सो रहा था, है ना? ये भी सो रहा था। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल में क्या क्या आएगा अभी। तो हमको क्या पढ़ना है? लिबर्टी। लिबर्टी से पहले क्या है? जस्टिस पढ़ना है। जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी पढ़नी है। तो जस्टिस हमारे पास 3 टाइप की है। कैसी कैसी? तो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, है ना? और ये इसी इक्वेशंस में आपको याद रखनी है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ये लाइन है। वैसे जैसे मैं ट्रिपल एस टी आर बताया ना, है ना, लाइन में बताया था ना, वैसे भी लाइन में आपको याद रखना कि सबसे पहले सोशल आएगा, फिर इकोनॉमिकल आएगा, फिर आपको पॉलिटिकल मिलेगा। जस्टिस क्या होता है? व्हाट इज जस्टिस? बता। न्याय। ट्रांसलेशन नहीं पूछा, मतलब सर हमारे साथ कुछ हुआ तो हमको इंसाफ चाहिए। जस्टिस। तो जस्टिस कब होती है? जब अनजस्टिस नहीं होती। क्या नहीं होता? जस्टिस कब होती है? जब अनजस्टिस नहीं है। उसको क्या बोलेंगे? जस्टिस हो रही है। जब अनजस्टिस नहीं होगी समाज के अंदर, तब क्या होगी? तब जस्टिस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हमको क्या हटाना है? अनजस्टिस हटानी है। कैसी कैसी? तो सोशल अनजस्टिस हटाना है, इकोनॉमिक अनजस्टिस हटानी है और पॉलिटिकल अनजस्टिस हटाना है। तो पॉलिटिकल जस्टिस कैसे मिलती है? तो इसी सिचुएशन में कैसे लिखा हुआ है कि हमको अगर पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए तो उससे पहले इकोनॉमिकल जस्टिस देनी पड़ेगी, है ना? और अगर इकोनॉमिकल जस्टिस चाहिए तो उससे पहले सोशल जस्टिस देनी पड़ेगी, है ना? तो सबसे पहले पॉलिसीज हम पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये दोनों पहले देना जरूरी क्यों है ना? तो पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर हमके पास क्या होता है? पॉलिटिकल राइट्स होते हैं हमारे कुछ, है ना? पॉलिटिकल राइट्स क्या है आपके पास? कौन से पॉलिटिकल राइट्स? तो राइट टू वोट क्या है आपके पास? सबसे पहला राइट टू कास्ट वोट, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट, क्या है? राइट टू इलेक्ट, ELECT, और राइट टू गेट इलेक्टेड, राइट टू गेट इलेक्टेड। ये 3 आपके पास क्या पॉलिटिकल राइट्स है ना? कौन से? राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, राइट टू इलेक्ट, किसी को भी इलेक्ट करने का अधिकार, और राइट टू गेट इलेक्टेड, खुद इलेक्ट होने का अधिकार। ये आपके पास क्या पॉलिटिकल राइट्स है आपके पास, है ना? और राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू इलेक्ट होना चाहिए, राइट टू गेट इलेक्टेड। वो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? राइट टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ इनरिस्पेक्टिव, है ना? कोई भी रिस्पेक्टिव ऑफ आप कास्ट, क्रीड, कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी जेंडर से हो, कोई भी कलर से हो, कोई भी स्टेट से हो, कोई भी लैंग्वेज के हो, आपके पास अधिकार है क्या? राइट टू वोट। आपके पास क्या है? राइट टू हो सकता है ना सर, सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ ये सारी चीजें, है ना? इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, है ना? फिर क्या होता है? और रिलीजन, कलर, है ना? जेंडर, लैंग्वेज, है ना? तो ये सारी इरिस्पेक्टिव ऑफ ये सारी चीजें आपके पास, ये सारे अधिकार है। क्या? राइट टू वोट है, राइट टू इलेक्ट है और राइट टू गेट इलेक्टेड है ना? तो आजादी से पहले क्या हमारे पास था? ये पॉलिटिकल राइट्स, है ना? जब अंग्रेज थे क्या हमारे पास राइट टू वोट था? नहीं था, सबके पास नहीं था, मतलब कुछ ही लोगों के पास था जो बहुत पैसे वाले थे, है ना? जो राजा थे या जो बहुत पैसे वाले थे या जो पढ़े लिखे थे,
उनके पास क्या था, राइट टू वोट था। लेकिन अभी जब इंडिया आजाद हो गया तो इंडिया को क्या देनी है, हमको जस्टिस प्रोवाइड करना है। इंडिया को क्या प्रोवाइड करना है, जस्टिस प्रोवाइड करना है। तो हमको राइट टू वोट देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। किसको, सबको। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जाति का है तो इसको राइट टू वोट नहीं है ना, वैसा है। तो वो देने के लिए हमको सबसे पहले क्या, सोशल जस्टिस लानी पड़ेगी समाज के अंदर, सबको इक्वल करना पड़ेगा, है ना। इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट में इक्वालिटी लानी पड़ेगी, इकोनॉमिकल इक्वालिटी लानी पड़ेगी, जेंडर बेस इक्वालिटी लानी पड़ेगी, तभी हम पॉलिटिकल राइट्स दे पाएंगे, है ना। कि मान लो अगर इक्वालिटी नहीं है समाज के अंदर, है ना, सब ऊंच नीच के अंदर पढ़े लिखे है, तो अगर कोई वोट देने जाएगा, है ना, दलित कास्ट का जो भी होगा, तो उसको वोट देने का अधिकार ही होगा, उसको बाहर निकाल देंगे, है ना, वोट देने ही नहीं देंगे। तो फिर पॉलिटिकल जस्टिस कैसे होगा। तो पॉलिटिकल जस्टिस लाने के लिए पहले इकोनॉमिक जस्टिस लाना पड़ेगा और पहले सोशल जस्टिस लाना पड़ेगा, तभी आप पॉलिटिकल जस्टिस ला पाओगे, है ना। इसीलिए ये तीन चीजें लाइन में लिखी गई। समझ में आ गया। राइट टू वोट, राइट टू गेट इलेक्टेड और राइट टू इलेक्ट, है ना, ये तीन चीज आपकी क्या है, पॉलिटिकल राइट्स के अंदर आता है। समझ में आ रहा है। अभी राइट टू वोट एज क्या है, राइट टू वोट 18 प्लस क्या है, 18 प्लस प्लस। तो क्या हमेशा इससे 18 प्लस थी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर सफरेज, फ्रेंचाइज या फिर सफरेज, दोनों सेम है ना, सफरेज या फिर फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो क्या होता है, 18 साल से ऊपर आप कोई भी कास्ट से, कोई भी लैंग्वेज से, कोई भी रीजन से, कोई भी रीजन से, है ना, तो आपके पास क्या राइट टू वोट होता है। लेकिन क्या ये हमेशा से 18 प्लस थी, पहले कितनी थी राइट टू वोट, आपको वोट देने का अधिकार कितना है, तो 21 प्लस था। कब तक, तो 1989 तक आपके पास क्या था, 1989 तक आपके पास कितना था, 21 प्लस के ऊपर सारे वोट दे पाते थे। लेकिन जैसे क्यों, क्योंकि तब तक इंडिया पढ़ा लिखा नहीं था, पहली बात है ना, एजुकेशन सबको पास नहीं था, तो ये नहीं माना जाता कि जो 21 साल से छोटा है उनके पास इतना एजुकेशनल राइट नहीं है, उनके पास इतना एजुकेशन नहीं था, उनके पास इतनी समझ नहीं थी किसको इलेक्ट करना चाहिए और किसको इलेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन 1989 के बाद क्या हुआ कि एजुकेशन में बूस्ट आया, है ना, हमने एलपीजी लेके आए, है ना, तो बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल बूस्ट आया, एजुकेशन में बूस्ट आया, तो सब पढ़े लिखे होने लगे। तो हमको गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि अब हमको एज कम करनी चाहिए, कि अभी 18 साल का कोई आदमी है या फिर इंसान है, उसके पास इतनी समझ आ जाती है कि हम अपने खुद के परिवार के विषय वो सोच पाए ना, कोई डिसीजन ले पाए, या फिर फैमिली मान लो, या फिर विलेज मान लो, तालुका मान लो, डिस्ट्रिक्ट मान लो, स्टेट मान लो, या फिर देश मान लो। तो अपने ये सारी चीजों के अंदर वो खुद डिसाइड कर सकता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है ना। वो एज कितनी आपकी 18 प्लस होनी चाहिए, है ना। तो आप इतने मैच्योर हो जाते हो कि आप ये सारे डिसीजन ले सकते। तो क्या 16 साल के प्लस वालों को देनी चाहिए, अभी 14 साल वालों को देनी चाहिए वोटिंग के अधिकार? अभी सब दे देनी चाहिए 16 क्यों? 17 प्लस तो हो जाए, 16 वाले को दे देनी चाहिए। वो जो भी है उसको अभी पूरा नॉलेज नहीं है ना वोट देने क्यों? का। अभी तो बच्चों को काफी नॉलेज हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे आईफोन, बच्चों के बच्चे सब पॉलिटिकल है, उनको मालूम नहीं होता ना। तेरे को क्या मालूम पॉलिटिकल? इतना तेरे एरिया का कौन है एमएलए? तेरे एरिया का एमएलए कौन है? अमित शाह। हाँ? अमित शाह एमपी है वो। तो गृह मंत्री है ना। अरे वो नहीं है, लेकिन आप होता है पूरा हाँ, तुम्हारे एरिया में इस बार कौन जीता है? बीजेपी जीती है, कौन सी पार्टी? बीजेपी। हाँ तो उनके वो कौन थे? कॉर्पोरेटर कौन है? कॉर्पोरेटर कौन है? विलेज मेंबर कौन है? नहीं पता होता हमको ही नहीं पता, तो बच्चों को क्या पता चलेगा? है तो पॉलिटिकली हमारे पास एजुकेट नहीं है, लेकिन हमारे पास ये डिसाइड करने का अधिकार है कि कौन सी पार्टी सही है और कौन सी पार्टी गलत है। तो 16 साल के प्लस वालों को बच्चों को भी देने की बात चल रही है, या फिर 14 साल के बाद भी, क्योंकि 16 साल के बच्चे, है ना, अगर कोई हिडियस क्राइम करते हैं, मर्डर जैसी चीज करते हैं, तो उनको एज एन एडल्ट ट्राई किया जाता है। सही बात है ना। अगर कोई 16 साल का बच्चा कोई मर्डर करता है तो उसका ट्रायल किसके बेसिस पे होता है? एडल्ट के बेसिस पे, उसको एडल्ट माना जाता है। मतलब फिर 2-3 साल वो रखते ना, क्या बच्चों वाले केस में रखते, उसके बाद जाके बड़े होके बेचते हैं। नहीं, डायरेक्टली वो सजा मिलती है। सजा तो मैं थोड़ी सेल के अंदर गया था, मैं तो खाली 2 दिन रहा था। एडल्ट की तरह ही उनको ट्रीट किया जाता है ना। 16 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको एडल्ट की तरह
ट्रीट किया जाता है ऑन द बेसिस कि वो ऐसा क्राइम करे जो बहुत ही ज्यादा बच्चों की जेल नहीं होती है अलग से, बच्चों की जेल नहीं होती है ना, लेकिन वो 16 साल से पहले वालों की हुई तब मैं 16 का भी अभी नहीं हूँ 16 है ना। और 14 साल वालों के लिए इसलिए क्योंकि 14 साल के बाद आप मतलब काम कर सकते हो, है ना। 14 साल के बच्चे के पास अधिकार होता है कि वो जॉब कर सकता है ना। 14 साल से पहले आप जॉब नहीं कर सकते, है ना। अधिकार है किसी को, बच्चों से काम नहीं करवा सकते आप, लेकिन 14 साल चाइल्ड लेबर क्या हुआ, तेरे जैसे कांड क्या हुआ? तुझे जेल में क्यों गया? क्यों जाता बोलते हैं ये होते वही समझ में आ गया। तो पॉलिटिकल जस्टिस देना क्यों जरूरी है, और पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर क्या क्या आ जाएगा, आपका राइट टू वोट आ जाएगा, राइट टू इलेक्ट आएगा, राइट टू गेट इलेक्टेड आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास राइट टू क्या है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, आप अपने पॉलिटिकल व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। आप कौन सी पार्टी के बारे में क्या सोचते हो वो एक्सप्रेस कर सकते हो खुल के, नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ गलत चीजें नहीं बोल सकते, बाउंड्री के अंदर है ना। कुछ रिस्ट्रिक्शन है, एक्सप्रेस कर सकते हो लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कर सकते। जैसे अभी हुआ है ना, काफी सारे कॉमेडियन के साथ, है ना। समय रहना कहाँ पॉलिटिकल उसने कुछ बोला, कुणाल कामरा जैसे, कुणाल कामरा ठीक है, लेकिन उसको वो किया नहीं होती, उसका तो पूरा स्टेज तोड़ दिया था। तो वैसा है। तो आपके पास पॉलिटिकल अधिकार है, लेकिन उससे पहले आपके पास सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस होनी चाहिए, तभी आपको पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगी। अभी देखें थे सोशल जस्टिस क्या होता है, उससे पहले आर्टिकल समझ लेते हैं। कुछ आर्टिकल जो पॉलिटिकल जस्टिस देते हैं, जैसे आपका आर्टिकल 326 आपको क्या देता है, राइट टू वोट देता है ना। आर्टिकल 324 के अंदर लिखा गया कि इलेक्शन कैसे होंगे, है ना। तो ये है, तो आर्टिकल 326 हो गया, आर्टिकल 324 हो गया, है ना। ये सारे आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, जो बेसिक है। अब अपने को सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो तो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आर्टिकल 326 में क्या लिखा हुआ है, राइट टू वोट लिखा हुआ है। कौन राइट टू वोट दे सकता है, मतलब 18 साल के प्लस जो भी हाँ, तो 18 साल से जो प्लस का जो भी होगा उसके बाद क्या होगा, राइट टू वोट अंडर अ कंडीशन की वो दिमाग से सही हो, है ना, या फिर उनको जेल ना ही हुई हो, है ना, सरकार ने उनका राइट छीना ना हो। ये पास दो चीजों के कंडीशन के हिसाब से है। ये है। फिर आपका एक स्टैट्यूटरी राइट होता है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, है ना, 1950 और 51 के अंदर, 1950 और 1951 के अंदर, है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, है ना। तो ये क्या आपका स्टैट्यूटरी राइट्स है, ये क्या है आपका स्टैट्यूटरी। सो स्टैट्यूटरी राइट्स कौन से होते हैं, जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखे हुए, है ना, वो स्टैट्यूट अलग से बनता है और उसके बाद आपको राइट्स मिलते हैं, है ना। तो ये आपके क्या स्टैट्यूट कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, है ना, कौन सा 1950 और 1951। तो इन दोनों के अंदर इलेक्शन के प्रोसीजर लिखे गए कि 1950 में क्या लिखा गया कि आपको मतलब जो वोटिंग का अधिकार हो कैसे किसको मिलेगा, कब मिलेगा, वो सब इसके अंदर है ना। इलेक्शन कार्ड कैसे बनेगा वो सब लिखा हुआ है। 1951 में इलेक्शन कैसे होंगे, है ना, पार्टी कैसे अपना मतलब सिंबल चूज करेगी, या फिर एक्सेट्रा जो भी इलेक्शन के बारे में जो भी चीज है वो आपको 1951 के अंदर लिखी गई। डन, ये क्वेश्चन आता है ना, सही पढ़ा क्या हो जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। तो आपको ये दो स्टैट्यूट पता होने चाहिए, कौन से, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951। ये अलग से तो पढ़ेंगे अगर टाइम होगा तो, लेकिन नहीं पढ़ेंगे, पढ़ भी सकते नहीं भी पढ़। डन, तो ये आर्टिकल 326 हो गया, आर्टिकल 324 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया। आर्टिकल 19 के अंदर क्या आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, वो आपके आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं। आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड करती है। तो ये सारे आर्टिकल से जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए, है ना। पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ पे लिखा गया आपका, प्रीएम्बल के अंदर लिखा गया।
अभी देखते हैं सोशल जस्टिस क्या है। सेकंड चीज का देखते हैं हम, सोशल जस्टिस क्या है। तो सोशल जस्टिस मतलब समाज के अंदर जस्टिस लानी है, तो समाज के अंदर इक्वालिटी है पहले बात, सोशल जस्टिस है हमारे पास नहीं है, कैसे नहीं, क्यों? सर इतना इतना खाली बोलते हो उसी थोड़ी देखा ना परसों प्रैक्टिकल। डिस्क्रिमिनेशन बहुत है ना, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। किसके बेसिस पे? अपने वर्ण के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, फिर आपका फिर क्या क्लास के बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, फिर रीजन के बेसिस पे, रीजन, रिलीजियन, लैंग्वेज और बहुत कलर, क्रीड है ना, एरिया, बहुत अलग अलग टाइप के अपने पास डिस्क्रिमिनेशन है अभी समाज के अंदर, है ना। कि वर्ण के अंदर काफी कुछ है कि एक कास्ट है, ब्राह्मण कास्ट है, ब्राह्मण के अंदर भी बहुत सारे अलग सब कास्ट होती है ना। ब्राह्मण के अंदर एक बहुत टॉप का ब्राह्मण होता है और एक लोअर ब्राह्मण होता है ना। क्लास के अंदर, क्लास मतलब अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये है ना। जेंडर मतलब मेल फीमेल, है ना। अभी तो ट्रांसजेंडर भी आ गया है, LGBTQ हो गया, है ना। रीजन मतलब जो नॉर्थ इंडियन है वो साउथ इंडिया में जाते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट वाले ईस्ट में आते हैं, वेस्ट में आते हैं, या फिर वेस्ट वाले जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, तो रीजन के बेसिस पे हमारा तो डिस्ट्रीब्यूशन है। रिलीजन के बेसिस पे तो है ही, हिंदू मुस्लिम, है ना। फिर लैंग्वेज के बेसिस पे भी है ना। मराठी बोलो, तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, नहीं तो यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है तुम्हारा। तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत है ना। इंडिया के पास काफी कुछ है ना। कि कोई बोल देगा तू बिहारी है, बोलते है ना, तो बिहार का आदमी को उसको ये बिहारी है बोलते कि नहीं, या फिर ये बोलते गुजराती है। हम बाहर जाते गुजरात वालों को तो ऐसे मतलब वो तो मानते हैं हम दाल बाटी खाते हैं और कुछ खाते ही नहीं, है ना। इसलिए फिर आर्मी के अंदर भी आपको गुजराती कम मिलेंगे, हमको धंधे वाले, हमको धंधा करने से, बिजनेस वाले, है ना, मोटा भाई ऐसा। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन पहले से हमारे पास रहते हैं। या फिर अगर आपने ट्रेन में सफर किया है, ट्रेन में क्लास 1 में सफर किया है ट्रेन में, वहाँ पे तो कुछ नहीं होता है। हाँ वहाँ पे तो कुछ नहीं होता, खुद के रूम जैसा AC Tier 1 में ट्रैवल किया है, हाँ, तो उसमें तो खुद का रूम नहीं किया ना, लेकिन हाँ सेकंड टाइम वो Tier 2 में किया हुआ है ना। अगर Tier 1 में जाओगे और एकदम चड्डा ऐसे पहन के जाओगे, दुपट्टा टी-शर्ट पहन के जाओगे, पहले तो तो होगा TT डिस्क्रिमिनेशन। TT पूछेगा तू आया कैसे, है ना। भले ही आपके पास टिकट होगी, टिकट भले ही आपके पास, आपने पैसे देकर टिकट खरीदी, लेकिन वो जज करेगा आपको, पहले बात डिस्क्रिमिनेट करेगा, है ना। आपको इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा जितनी जो सूट बूट पहन के कोई आदमी आएगा उसको इतनी अच्छी प्रोवाइड करेगा, है ना। कोई बिजनेसमैन आएगा और कोई कॉलेज का लड़का आएगा, तो दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, है ना। जो कॉलेज का बंदा है उसको तो खाना ठीक से नहीं देंगे, उसको पूछने भी नहीं आएंगे, एक बार आ गया तो, है ना। आ गया तो पहले पूछेंगे तू आया कैसे, है ना, टिकट दिखा, ये दिखा, फलाना दिखा, है ना, आधार कार्ड दिखा, वो दिखा। लेकिन अगर कोई सूट बूट में आया होगा तो उसको कुछ पूछेंगे नहीं, इसके मतलब पैसा होगा तो आया होगा वैसे। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर जगह होता है ना। तो इसी को हमको हटाना है। और ये कैसे हटा पाते हो, तो उसके लिए काफी सारा हम क्या इक्वालिटी और इक्विटी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, इक्वालिटी लाने के बेसिस पे और इक्विटी लाने के बेसिस पे, है ना। इक्वालिटी जैसे हमको इस सब में क्या लानी, इक्वालिटी लानी, क्या इक्वालिटी ला सकते हैं हम, सबको इक्वल बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो हमारे पास एंड गोल क्या है, इक्वालिटी है, लेकिन इक्वालिटी एंड गोल है, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सभी इक्वल हो जाएंगे कि तू इक्वल और मैं इक्वल, तो फिर फर्क क्या है। मैं पढ़ाऊंगा तू गाली देगा, मैं पढ़ाऊंगा तो ये गाली देगा, कि तू कौन है। वैसे इक्वालिटी आ जाएगी तो कोई किसी को मानेगा ही नहीं, फिर मोदी जी फिर सड़कों पे चलेंगे तो कैसे लगेंगे, है ना। तो उनको कोई पूछेगा भी नहीं है, ये तो ऐसे ही घूमता रहते यहाँ, कल यही सब्जी खरीदने आया था, है ना। अगर इक्वालिटी आ गई सच में, तो मोदी जी और हमें फर्क ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा, है ना। उस तो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, है ना। तो इक्वालिटी नहीं लानी है, इक्विटी लानी, क्या लानी है, इक्विटी ला सकते हैं। इक्विटी में क्या होता है कि हम एक क्लास के अंदर क्या बोलते हैं, एक क्लास के अंदर हम कर सकते हैं, लेकिन बिटवीन द क्लासेस हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल मान लो कि एक मतलब क्लास अपर क्लास का कोई बंदा है ना, अपर क्लास का कोई बंदा है
उसका मतलब वो रोल्स रॉयस लेके आया था। क्या लेके आया था? रोल्स रॉयस। और उसको दो बंदों ने ठोका है, एक जो मर्सिडीज वाला है उसने ठोका है और एक जो रिक्शा वाला है उसने ठोका है ना। अब दोनों को सजा देनी है, रिक्शा वाले को भी सजा देनी है और मर्सिडीज वाले को भी सजा देनी है। अभी रोल्स रॉयस में जो खर्चा आया हुआ है गाड़ी बना मतलब मैकेनिक ने जो खर्चा दिया है कंपनी वाले ने, वो 50 लाख रुपए, 50 लाख लगेंगे गाड़ी को ठीक करवाने के लिए। तो क्या दोनों के ऊपर 50 लाख फाइन लगाना सही बात है? नहीं है ना कि नहीं? नहीं है ना, क्योंकि रिक्शा वाले के पास वो नहीं होंगे, वो तो 5 लाख भी नहीं दे पाएगा, 50 लाख तो दूर की बात है ना। और उसके बेसिस पे अगर वो नहीं दे पाएगा तो उसको जेल में डाल देंगे, तो उसका पूरा परिवार जो सफर करेगा। तो क्या ये इक्वालिटी से अगर हमने सबको ट्रीट किया कि रिक्शा वाले को भी और मर्सिडीज वाले को, दोनों को इक्वल नजर से हमने देखा, है ना, तो क्या सही बात हुई? तो यहाँ पे जस्टिस मिला? नहीं मिला। तो इक्वालिटी तो लानी है, लेकिन इक्वल नजर से सबको नहीं देखना, क्योंकि सब इक्वल है ही नहीं पहली बार, है ना। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होती है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन होता है और एक नॉर्मल वुमेन होती है, तो दोनों को जेल होती है, लेकिन जेल वालों में दोनों डिफरेंस होता है ना। कुछ टाइम के लिए उसको जेल में ही रहते हैं, अच्छी फैसिलिटी मिलती है, वो प्रेग्नेंट थी। या फिर अगर कोई फांसी देने की बात होगी तो प्रेग्नेंट वुमन को फांसी नहीं देंगे पहले, है ना, देंगे ही नहीं उनको। तो वो बात है। तो इक्वालिटी सबको इक्वल नजर से नहीं देखना हमको। अगर प्रेगनेंट में लेडी होती है तो उसको फांसी देते हैं, अगर जिसका बच्चा होता है वो 5 ईयर का होगा तो उसके बाद उसको क्योंकि उसको उसका दूध ही होता है। वही तो बोला कि इक्वल, अगर इक्वालिटी से हमने दोनों को देखा हुआ था तो क्या जस्टिस मिल पाती? तब हमको जस्टिस देनी है, लेकिन इक्वालिटी भी लानी है। तो हम इक्वालिटी ना लाके इक्विटी लाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो रिक्शा वाला है, रिक्शा वाले को फाइन करेंगे 5 लाख का, और जो मर्सिडीज वाला है उसको 50 लाख का फाइन करेंगे, है ना। तब इक्वालिटी में इक्विटी आ गई कि दोनों को जस्टिस मिल गया, है ना। कि मर्सिडीज वाले के पास है और 50 लाख निकलवाने बहुत मुश्किल, और रिक्शा वाले के पास, लेकिन वो कुछ जुगाड़ करके ला सकते 50 लाख, है ना। लेकिन ये क्या डिफरेंट क्लासेस के हो गए कि रिक्शा वाला डिफरेंट क्लास में आता है और मर्सिडीज वाला डिफरेंट क्लास में आता है। लेकिन अगर दोनों ने मर्डर किया होता है तब सजा इक्वल मिलती क्या? सब इक्वल मिलता ना, है ना, क्योंकि दोनों ने ही मर्डर किया है तो दोनों क्रिमिनल है। तब कोई क्लास नहीं की रिक्शा वाला या फिर अमीर है, दोनों ने क्या किया है? मर्डर किया है, तो दोनों को सेम सजा मिलेगी तब, क्योंकि वो सेम क्लास में आते हैं। तो हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं विद इन द डिफरेंट क्लासेस के अंदर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, है ना, लेकिन विद इन द क्लास आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे दो अलग क्लासेस थे, रिक्शा वाला अलग क्लास में था और मर्सिडीज वाला अलग क्लास में था, तो दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर दोनों को सेम क्लास में आ जाए, है ना, जैसे दोनों मर्डर बनते हैं, दोनों ने मर्डर किया है, दोनों क्रिमिनल हो गए, तो दोनों सेम क्लास के अंदर आ जाते हैं, तो वहां पे जस्टिस लाना मतलब वहां पे इक्वालिटी आप कर सकते हो। ये समझ में आ गया? सोशल जस्टिस कैसे लाएंगे? तो हम इक्वालिटी से नहीं लाएंगे, लेकिन इक्विटी से लाएंगे। फिर आता है इकोनॉमिकल जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस के अंदर क्या होता है कि हमको इकोनॉमिक जस्टिस देना है ना। तो पैसे मतलब इकोनॉमी सबके बराबर नहीं, सैलरी सबकी सेम होनी। इसके अंदर डिफरेंट क्लास आती है, अपर क्लास आती है, मिडिल क्लास आ जाती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, है ना। फिर अपर क्लास के अंदर 3 आते हैं, अपर आता है, फिर अपर मिडिल आता है, अपर लोअर आता है। मिडिल क्लास के अंदर भी आपका मिडिल अपर आता है, मिडिल आता है और लोअर मिडिल आता है। फिर आपके लोअर के अंदर भी 3 आते हैं, अपर लोअर आता है ना, फिर मिडिल लोअर आता है और लोअर आता है ना। अपर कौन हो जाएगा? जिसके पास मतलब रोल्स रॉयस थी उसके पास, है ना। इसके पास क्या होती है? रोल्स रॉयस। अपर लोअर कौन होगा? जिसके पास मतलब मान लो 50 लाख की गाड़ी ले सकता है ना, मतलब मर्सिडीज 1 लाख की गाड़ी ले सकता है। मर्सिडीज में जो 1 लाख की गाड़ी आती है ना, वो ले सकता है ना। इसमें भी अलग अलग मर्सिडीज में भी अलग अलग आती है, ऐसा आती है, ऐसा आती है, 1 लाख आती है। कॉल करा पूछा था तुमने? BMW मर्सिडीज में कॉल करेगा, पूछना कौन से क्लास की गाड़ी आती है ना। एस क्लास की सबसे महंगी आती है, फिर ई क्लास की उससे सस्ती आती है, और फिर ए क्लास या फिर सी क्लास की सबसे सस्ती आती है। तो मान लो अपर लोअर है, उसके पास क्या है? मर्सिडीज है। जो अपर इसके पास रोल्स रॉयस है ना। मिडिल अपर कौन होता है? मिडिल और लोअर मिडिल में हम सब आते हैं, लोअर मिडिल में आते हैं हम सब, है ना। जिनके पास मतलब
जो लोअर मिडिल में होता है उसका क्या होता है कि वो कब लोअर में चला जाता है कब मिडिल में आ जाता है उसको खुद पता ही नहीं है ना। मान लो महंगाई बढ़ गई तो जो लोअर मिडिल में था वो कहाँ चला जाएगा, लोअर में चला जाएगा। और लोअर में कौन है जो एकदम मतलब खाने मतलब खुद रोज जो कमा रहे हैं उसी बेसिस पे वो खा रहे हैं, एक टाइम का खाना मिलता भी नहीं है उनको, है ना। वैसे किस में आ जाएंगे, लोअर में आ जाएंगे। तब इन सबको क्या है, हमको क्या देना है, सबको क्या देनी है, जस्टिस देनी है ना। कब प्रोवाइड करना है, जस्टिस प्रोवाइड करना है। किस लोअर वालों को मिडिल लोअर में लाना है, मिडिल लोअर वालों को लाना है अपर लोअर में लाना है, अपर लोअर वालों को लोअर मिडिल में लाना है, लोअर मिडिल वालों को मिडिल में, और ऐसे हमको ऊपर ले जाना है सब, है ना। कि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि जो 10% पॉपुलेशन है इंडिया के पास, है ना, जो टॉप 10% है उनके पास 90% वेल्थ है ना। कि इंडिया की जो टॉप 10% पॉपुलेशन है, जो अमीर लोग हैं उनके पास 90% पैसा है, और जो 90% पॉपुलेशन उनके पास पैसा ही नहीं है ना। ये जिम्मेदारी किसकी है कि सबके पास पैसा हो, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की ना, स्टेट की जवाबदारी। और स्टेट लाएगा कैसे, गवर्नमेंट कैसे लाएगा, रोज बनाए बताओ, रूल्स टैक्स लगाते नहीं सर, टैक्स लगा फिर कैसे, नई कंपनी डाले, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके उस उसमें कंपनी डाल सकते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे आएगा। हेलो हाँ चालू है बताओ। हाँ 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 तो ले आऊंगा चार्जर। तू कहाँ पर है, कहाँ पर है तू। अपना फोन ले जो चाहिए तो लेके जा, बाकी तो फोन कर। कोई नहीं, हेलो वहाँ रखा है तो लेके कैसे आऊंगा। कल ले ले, कल ले लेगा ना, बोलूंगा। सर बोले कल ले लेना। हाँ सुनाई दे रहा है, मैं थोड़ी ले रहा हूँ। पूरी क्लास सुन रही है। हाँ चलेगा एक दिन चलता है। सर बोले एक दिन चलता है। उसको बोल मेरे घर आके ले जाना, मेरा घर देखा वो। सर के घर आके वो बोले सर के घर आके ले जाना। ऑर्डर सब पर आके ले जाना, वो पास में रहता। वो बोले सर बोल रहे मेरे घर आके ले जाना। हाँ। कौन से सर पता है ना, वो तो रात को आना, मैं तो मैच देखने जा रहा हूँ अभी। क्या पता है कल ही देना है ना, नहीं बात नहीं हो पाएगी। वही इकोनॉमिकल जस्टिस कैसे लाएंगे हम, ये बताओ। हम सबको मतलब इकोनॉमिकल स्टेबल कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, इम्प्लीमेंट कैसे प्रोवाइड होगा। टेंडर पास होंगे, कंपनियां खुलेंगी। कंपनी क्यों खुलेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ा के एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड। हाँ एजुकेशन अगर क्वालिफिकेशन दिया गया तो कंपनी कैसे खुलेगी, कंपनी क्यों खुलेगी, कोई भी कंपनी क्यों खुलती है, पैसा कमाने के लिए। हाँ पैसे कमाने के लिए, पैसे वो क्यों कंपनी वैसे से ये आया है डिफेंस एकेडमी खुली है सब ने, क्यों खोली है, पैसा कमाने के लिए। पैसे कमाने, लेकिन उनको कुछ आइडिया मिला कि इसमें पैसा है, पैसा है उनको कैसे पता चलता है इसमें पैसा है। और भी कुछ भी तो बोलते चाय का ठेला खोल सकते थे। तेरे 12 साल तक दिए, इतना पैसा गया है तो फिर पैसा है ना, तो उनको पास क्या था, उनको पता चल गया डिमांड है किस चीज की, एजुकेशन की, डिफेंस एजुकेशन की डिमांड है कि सबको डिफेंस में जाना है। तो डिमांड के हिसाब से सर ने बिजनेस खोला, है ना। उसके ऊपर उन्होंने क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, है ना। और जो गरीब थे उनको पैसे दिए, समझ में आया। तो वैसा है। तो सरकार के पास क्या मतलब एक जरिया क्या हो रहा है कि उनको जो जीडीपी है, जीडीपी मैंने समझाया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके अंदर ग्रोथ रेट समझा, ग्रोथ रेट क्या होता है ना। पिछले साल से इस साल से ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए। और ग्रोथ रेट कैसे बढ़ता है, जब हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन जब बढ़ेगा, है ना। एक साल के अंदर जो प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विस जो बढ़ाते हैं वो अगर बढ़ेगा, है ना, तो ग्रोथ आएगा। तो अगर ग्रोथ टू डिजिट से बड़ा है ना, मतलब 10% का ग्रोथ है या फिर 12% का या फिर 13%, 14%, 10% से ऊपर ग्रोथ रहता है इंडिया में, है ना, 2-3 साल तक, तो सब अमीर बन जाएंगे। कैसे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। कैसे बढ़े कि अगर 10% से ऊपर अगर जीडीपी रहता है, मतलब ग्रोथ रेट रहता है हमारा, तो इंडिया में कोई गरीब नहीं रहेगा,
2-3 साल के बाद? कैसे समझो? जैसे सर कंपनी बनेगी, कंपनी में लोग आएंगे, लोगों की सैलरी आएगी। जैसे मैंने बताया ग्रोथ रेट मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन अगले साल बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है? 4 चीजें चाहिए होती है। कौन सी? लेबर कैपिटल, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो उससे क्या होगी? जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट है ना? जॉब क्रिएट होगी, सबके पास पैसा आएगा क्योंकि लैंड वाले को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, है ना? लेबर को क्या मिल रहा है? वेजेस मिल रहा है ना? फिर कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट प्रॉफिट मिल रहा है। अब सबके पास क्या आ गया? पैसा आ गया। पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंस करेंगे, खर्चा करेंगे, तो डिमांड्स बढ़ेगी, चीजों की डिमांड बढ़ेगी, चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो और नई प्रोडक्शन बढ़ेगा, नई कंपनी खोलनी पड़ेगी। नई कंपनी खोलने के लिए क्या हमको वापस से क्या करना पड़ेगा? कैपिटल चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा, जो हमने सेविंग किया होगा, क्योंकि सैलरी में सेव भी किया हमने, तो वही हम कहाँ वापस से लगाएंगे, वापस से लैंड खरीदेंगे, वापस से लेबर खरीदेंगे, वापस से कैपिटल खरीद लाएंगे और एंटरप्रेन्योर तो हो गए, है ना? तो और प्रोडक्शन बढ़ेगा, साइकिल चलती रहेगी, है ना? तो पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है ना? तो धीरे धीरे सबके पास जॉब आएगी कि नहीं? तो अगर 2 डिजिट से ज्यादा अगर हमारे पास जीडीपी का ग्रोथ रहता है 2-3 साल के बाद, तो इंडिया में ऐसा हालत हो जाएगा कि जो सबसे गरीब है उसके पास भी जॉब होगी, है ना? क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है ना कि जो ये कमा रहे हैं, हम जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनके पास जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो हम भी खर्चा करेंगे। हमको खर्चा करना है तो हमको कुछ चीजें चाहिए होगी, वो चीजें बनाने के लिए कंपनी चाहिए होगी, कंपनी फिर लेबर हायर करेगी, तो जो लोअर वाले हैं वो लेबर में आएंगे, है ना? उनको पैसा मिलेगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो वैसे साइकिल के हिसाब से क्या होगा? ग्रोथ रेट बढ़ना रहता है तो इंडिया में इकोनॉमिक जस्टिस सबको मिल जाएगा। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी की जीडीपी को 2 डिजिट में रखें, है ना? सरकार को ऐसी स्कीम्स लानी पड़ती है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, है ना? आरबीआई को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसीज बनानी पड़ती है जिससे क्या होता है जी हमारा ग्रोथ रेट हर साल से 2% से 2 डिजिट से बढ़ता रहे। लेकिन क्या इसी बेसिस पे हो जाएगा? नहीं होगा। इसी ये मतलब एक ही बेसिस पे हो जाएगा? मतलब इतना सिंपल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लगेगी, हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लगेगी। नहीं, इसमें एक मेजर प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो मेजरली जो मेजर चंक इसमें जो जाता है जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करता है ना, वो बहुत कम पॉपुलेशन, है ना? जो सर्विस सेक्टर्स के अंदर है वो 30% जो पॉपुलेशन है वो 90% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है ना? और जो 10% कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से आता है ना? जो 90% ऑफ पॉपुलेशन फॉलो कर रही है इंडिया के पास जो मेजर चंक ऑफ जो पॉपुलेशन वो क्या करती है? एग्रीकल्चर करती है। लेकिन उनसे जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो क्या है? बहुत कम है ना? तो इससे क्या होता है कि जो ग्रोथ रेट आएगा लेकिन वो कुछ फायदेमंद नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास एक सेक्टर मिसिंग है। जो क्या सेकेंडरी सेक्टर मिसिंग है इंडिया में। कौन सा? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। सेकेंडरी क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है। और टर्शियरी क्या है? सर्विस सेक्टर होता है। जो लोगों तक पहुंचाता है, क्या लोगों तक पहुंचाता ना सामान। रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर देता है, सेकेंडरी सेक्टर उसको मैन्युफैक्चर करता है, सर्विस सेक्टर सबको पहुंचाता है। सर्विस जैसे मैंने तो इंडिया में क्या मैन्युफैक्चर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, कंपनीज की जो मैन्युफैक्चर कर पाती है ना? तो जो प्राइमरी वाले हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती, है ना? उनको लेबर अगर गांव के अंदर कोई एग्रीकल्चर कर रहा है ना, लेकिन एग्रीकल्चर से इतनी कमाई नहीं हो रही, कभी कमाई नहीं हो रही और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना? पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एक ही खेत में क्या पूरा परिवार काम कर रहा है और प्रोडक्शन कुछ हो ही नहीं रहा उसके अंदर, है ना? एक बंदा कमा रहा है और बाकी सब बैठ के खा रहे हैं, है ना? तो इससे जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, है ना? ये कब सुधरेगा? जब क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएंगे। जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनेंगे तो क्या होगा कि जो ये लोअर वाले हैं या फिर जो एग्रीकल्चर जो भी है वो क्या वो यूटिलाइज कहाँ पे हो जाएंगे? वो जो खाली नल्ले बैठे लोग हैं वो कहाँ यूटिलाइज हो जाएंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूटिलाइज हो जाता है ना? तो उनके पास भी कुछ जॉब आ जाती है, उनके पास कुछ पैसा आ जाता है, जिससे क्या फिर इकोनॉमिक बूस्ट होता है ना? तो हमको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बढ़ाना है, सेक्टर भी बढ़ाना है, इसलिए फिर हमने आत्मनिर्भर बनाया हुआ है ना? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, है ना? तो वो किसलिए बनाया मोदी जी ने? तो फिर इसलिए बनाया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए। ये हमने आगे कि इकोनॉमिक जस्टिस कैसे मिलेगी और क्यों लानी जरूरी है। पहली बात इकोनॉमिक जस्टिस होगी तभी आपको पॉलिटिकल राइट मिलेंगे या फिर सोशल राइट्स मिलेंगे। बेटा
इसके बाद चलते ये तो जस्टिस हो गया, इसके बाद हमको क्या देनी, लिबर्टी देनी। क्या देनी? लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, है ना? तो काफी कुछ देना, लिबर्टी ऑफ फेथ, वर्शिप, फिर आगे काफी सारी चीजें आती है। तो लिबर्टी मतलब क्या होता है? आजादी, छूट, छूट छाट होती है। तो लिबर्टी एक चीज होती है, फिर आपका उसके बाद फ्रीडम आती है, फ्रीडम हो गया। फिर आपका इंडिपेंडेंस आता है, इंडिपेंडेंट। इनके में फर्क क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्या होता है, फ्रीडम क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है? क्या होती है? इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर, लिबर्टी मतलब, लिबर्टी मतलब छूट, फ्रीडम मतलब फ्रीडम मतलब छूट, आजादी। हाँ, आजादी। इंडिपेंडेंट मतलब आजादी, मतलब आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर। इंडिपेंडेंट, जैसे सर आप इंडिपेंडेंट हो ना, आपको किसी की देखने की जरूरत नहीं। हम इंडिपेंडेंट नहीं, अच्छा, हमको माँ बाप को देखना पड़ता है। माँ बाप को तो अभी भी देखना पड़ता है। पैसा तो कमा रहे हो ना, Independent नहीं है। आप तो इंडिपेंडेंट हो, आप नहीं बोल सकते। पैसा कमा रहे हो ना। ऐसे से माँ बाप पैसे नहीं आते, इंडिपेंडेंस नहीं आती बीच में। इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर बनना। आप आत्मनिर्भर हो ना, खुद के ये पाँव अलग पे अलग खड़े। डेफिनेशन होती है। अब माँ बाप इसमें बीच में नहीं आते। तू क्या बोला, माँ बाप को देखना पड़ता है। तो मतलब सर हम खुद माँ बाप नहीं आते बीच में। माँ बाप पर हम डिपेंडेंट है माँ बाप पे। अबे सब बोलो, हमें माँ बाप को अभी भी देखना ही पड़ता है। तो हाँ आप उल्टा बोला, माँ बाप को हमको देखना पड़ता है। हाँ, बस वही, सर समझ गए ना, बस। तो यहाँ पे लिबर्टी, फ्रीडम और इंडिपेंडेंट में क्या है, द लेवल ऑफ जो वो फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये इंस्टीट्यूट है, जैसे फोर्डी मॉल है, फिर IIM डिफेंस एकेडमी है, यहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंस है कि आप कहीं पे भी घूम सकते हो, बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो, लेक्चर ना चलाओ तब, है ना? आपके पास फ्रीडम क्या है? अपनी इंडिपेंडेंट की आपने यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है अपने हिसाब से कि आप लेना चाहते थे इसलिए लिया है। फ्रीडम क्या है कि आप बैठ के आप पूरे 40 मॉल में कहीं भी घूम सकते हो, है ना? सर ने फ्रीडम दी हुई है आप सबको घूमने की। और लिबर्टी भी हुई होता है कि लिबर्टी आपकी पर्सनल है। फ्रीडम क्या आप ग्रुप के अंदर लेते हो, है ना? एज ए ग्रुप आपको फ्रीडम है। लिबर्टी पर्सनल होती है बहुत ज्यादा, एक ही जन को दिया। हाँ, वो सिंगल पर्सन को लिबर्टी, आपको खुद को लिबर्टी, है ना? खुद ने आपको जो चीजें दी है वो लिबर्टी में आता है। डन। फिर लिबर्टी के अंदर ये सारी चीजें आती है। फिर इसके बाद आता है आपका जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, है ना? और जैसे मैंने बताया इक्वालिटी लाना तो पॉसिबल है नहीं, है ना? तो इक्वालिटी हम नहीं ला पाएंगे, लेकिन हमारा इक्वालिटी लाने का गोल है ना? हमको इक्वालिटी लानी है, लेकिन जब इक्वालिटी हो जाएगी तो कोई किसी को मानेगा नहीं, तो पूरा स्टेट क्या हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इक्वालिटी तो ला ही नहीं सकते, है ना? इसके बेसिस पे हमने रिजर्वेशन दी हुआ है। रिजर्वेशन पता है क्या है? हाँ, ये कोटा दे देते हैं कि जैसे कि लोअर कास्ट वालों के लिए कितना कोटा है, उतना में लोअर कास्ट वाले भले सीट खाली रह जाए। और क्या होता है 125 है, उसमें से 25 जगह महिला इकोनॉमिकल रिजर्वेशन क्यों दिए गए? क्या सही है क्या गलत है? ताकि वो सही है। लोग आगे आए, नीचे कास्ट वाले लोग ही आगे आए। तो क्या रिजर्वेशन देना सही है गलत है? ऐसे सही है। वैसे सही है, वैसे सही है मतलब हम लोग ने उनको बहुत पूरे साल नौकर जैसा रखा है, फिर उसके बाद उनको ऊपर आने का चांस मिल रहा है तो सही है। अच्छा, जिसको लगता है गलत है। पूरी जिंदगी से हमारी पीढ़ियों ने उनको प्रताड़ित किया है, तो फिर ऊपर आने दो। तुम्हारे तुमने तो नहीं किया ना? वैसे गलत है, वैसे कैसे? हाँ, एजुकेशन के मामले में गलत है। इकोनॉमिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्या? इकोनॉमिकल ये रिजर्वेशन तो रही डब्ल्यूसी तो है। क्या बोल रहे हैं? EWS करने वालों को मिलता है 10% अनाम। हाँ, मिलता है ना 10%। हाँ, तो ईडब्ल्यूएस है तो सब। वो पैसों के बाबत तो फिर पैसे तो मिले वो भी है, पर उनको रिजर्वेशन मिलना करेगा। वो भी सही है। तो उनको वो मिलता है ना, उनको सर्टिफिकेट बनवाते जो है। तो मैंने क्या बोला कि इकोनॉमिक जस्टिस बाद में, पहले क्या है? सोशल। आपको रिजर्वेशन इकोनॉमिक के बेसिस पे नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन किसके बेसिस पे मिलता है आपको? कास्ट के बीच कास्ट मतलब वही सोशल आपको मिलता है, कास्ट और आपके एजुकेशन के बेसिस पे मिलता है। पर वो कुछ लोअर कास्ट वाले भी जो मतलब अमीर है, अच्छे कमाते तो हैं, अमीरी गरीबी के बेस पे मिल ही नहीं रहा ना पर सर रिजर्वेशन। उनको उस हिसाब से मिल रहा है कि उनकी कास्ट लोअर है, भले वो चीज अफोर्ड कर भी पा रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मान ले इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है अभी? 135 प्लस करोड़, मतलब 135 करोड़ लोग हैं इंडिया में। रिजर्वेशन कितनी मिलती है? कितने हजारों को मिलती होगी, हजारों में है ना? हजारों में मिलता है। अगर कोई जॉब की बात करें तो हजारों में आती है या फिर लाखों में होगी, मान लो लाखों की मान लेते हैं, लाखों की रिजर्वेशन मिलती है।
लाख लोगों को मिल रही है रिजर्वेशन ऑल इंडिया में। 135 करोड़ 145 में से सिर्फ लाख लोगों को मिल रही। क्या इन लाख लोगों को अगर जॉब मिल गई या फिर एजुकेशन मिल गया तो क्या ये अमीर बन जाएंगे? साधन तो नहीं बने। ये अमीर बन रहे क्या? इनके पास पैसे आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे क्या इनको रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है कि उनको सोशल जस्टिस मिल सके, ना कि इकोनॉमिक, है ना। उनको अमीर बनाना यहाँ पे गोल नहीं है, उनका सोशल स्टेटस बढ़ाना, उनको साथ लेके आना है। क्योंकि मान लो कि एक पंडित है ना, जो गरीब है लेकिन वो आपके घर पे आएगा, है ना, तो आप उसको क्या करोगे? आओगे, खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे, है ना, सब कुछ कराओगे। लेकिन सेम अगर कोई ऑफिसर है जो SC/ST का होता है ना, तो अगर ऐसे गांव में जाएगा जहाँ पे कास्ट सिस्टम चलता है तो वहां पे उसको भी नहीं ऐसा है, लेकिन सोशल स्टेटस उसका कमजोर है। एक ब्राह्मण जिसका सोशल स्टेटस ज्यादा है लेकिन वो गरीब है, फिर भी उसको इतनी इज्जत मिलती है ना, भले उसके पास पैसा ना हो। तो पैसे के बेसिस पे हम रिजर्वेशन देते ही नहीं है, पहली बात, है ना। तो रिजर्वेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो तो फिर डिबेट की बात है। ये सिक्के के दो पहलू है ना, कि कुछ मामलों में सही भी है, कुछ मामलों में गलत भी है ना, वो है। लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक आता है संस्कृताइजेशन और एक होता है रेस ऑफ बैकवर्डनेस। रेस ऑफ बैकवर्डनेस। तो संस्कृताइजेशन क्या होता है कि कोई जो लोअर क्लास का बंदा होता है ना, या फिर लोअर कास्ट का जो बंदा है वो अपने आप को अपर कास्ट का दिखाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संस्कृताइजेशन, है ना। तो संस्कृताइजेशन हो रहा है, मतलब उसको मतलब वेदा के ओर लौट रहा है ना। मतलब मान लो कोई लोअर क्लास का बंदा है, वो अपनी सरनेम बदल लेता है ना। मान लो राजपूत रखी उसने, है मतलब वो लोअर कास्ट का बंदा है लेकिन उसने राजपूत रख लिया, है ना, और राजपूत हो गया, रघुवंशी रख लिया उसने, है नहीं वो, लेकिन रख लिया उसने। क्यों? क्योंकि समाज उसको वो उस नजर से ना देखे इसकी, है ना। जैसे अहमदाबाद की बात करो, आप अगर घर देख के जाओगे, है ना, रेंट के लिए, आपको सबसे पहले आपका क्या पूछेंगे? नाम तो पूछेंगे। पहले आपने बोला कि मेरा नाम देवांग है, तो पूरा नाम बताओ, है ना। क्या पूछेंगे? पूरा नाम क्या है तुम्हारा? अगर पूरा नाम तुमने कुछ और बता दिया तो तुमको नहीं मिलेगा रेंट, है ना। या फिर खरीदने भी जाओगे, आपके पास पैसा है, पूरा मकान खरीदने के पैसे है, 30-50 लाख का मकान खरीदना है, फिर भी आपको मकान नहीं देगा। जैसे पटेल की कोई अगर पूरी सोसाइटी होती है, उसके अंदर किसी और को नहीं मिलता मकान, है ना। नहीं मिलता, जो सोसाइटी होती है उनकी मिलती है। क्या सोसाइटी होती है उन्हीं के कास्ट वालों को देती है। हाँ, मतलब पटेल सरनेम होगी तभी वो आपको मतलब देंगे, बेचेंगे भी उनको ही, है ना, किसी और को नहीं बेचेंगे, वैसी बात। तो वो क्या होता है? संस्कृताइजेशन होता है जब लोअर कास्ट के जो कोई बंदा होता है वो अपर कास्ट के साथ बिहेव करता है ना। और सेकंड होता है रेस ऑफ बैकवर्डनेस। रेस ऑफ बैकवर्डनेस क्यों है? रिजर्वेशन की वजह से आया। तो आजादी के बाद क्या है कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको क्या रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई थी। अब सबसे ज्यादा क्या जो अपर क्लास वालों का है उनको रिजर्वेशन चाहिए, उनको भी जॉब चाहिए, है ना, उनको भी क्या जॉब चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम बैकवर्ड है, वो उल्टा बोल रहे हैं कि हम गरीब है, हम बैकवर्ड है, हमको रिजर्वेशन दो, है ना कि नहीं। जो अमीर लोग है, जो हायर कास्ट के बंदे हैं, वो हम क्या बोल रहे हैं कि हम ज्यादा बैकवर्ड है, उनके पास है बहुत पैसे, है ना। जो लोअर कास्ट के उनके पास पैसे हो गए, हम बैकवर्ड है, हमारे पास पैसे नहीं, हमको रिजर्वेशन चाहिए, है ना। तो रो तो दोनों ही रहे, ये भी रो रहा है, वो भी रो रहा है। फोन दे। अरे तेरा फोन चाहिए? क्या करोगे मेरा फोन? तेरा फोन दे। मैं बोलूंगा देखिए चेक आप नहीं देखनी है तेरे फोन की, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे वैसे चेक होगी भी नहीं, क्या करोगे मेरे फोन? भाई दो टर्म समझ में आ गए। संस्कृताइजेशन क्या होता है और रेस ऑफ बैकवर्डनेस क्या है। तो संस्कृताइजेशन मतलब जो लोअर कास्ट के बंदे वो अपर क्लास की तरह बिहेव करते हो। रेस ऑफ बैकवर्डनेस में क्या जो अपर क्लास के बंदे हैं वो बैकवर्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ज्यादा बैकवर्ड हूं, ताकि उनको रिजर्वेशंस मिल सके। डन, आगे बढ़े, मिटा दिए। तो तीन का आपको पता चलनी चाहिए। यहाँ पे जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है और इक्वालिटी क्या होता है। तो लास्ट में तीन चीजें और आती है ना।
क्या होगा आपका फ्रेटर्निटी, फिर क्या आता है यूनिटी और इंटीग्रिटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा होता है, यूनिटी मतलब एकता बना के रखनी, और इंटीग्रिटी मतलब देश की एकता को तोड़ना नहीं, इंटीग्रिटी को तोड़ना नहीं, है ना। जो अपनी बाउंड्री है, जो इंडिया के अंदर जो भी चल रहा है उसको मतलब इंटीग्रिटी को तोड़ना नहीं। 5 बज गए, इतना रखो सही। 10